हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10 साइंस जो त्रैमासिक एग्जाम हुआ है 2 जुलाई 2026 को, उसका सभी 70 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपके मैट्रिक बोर्ड में यानी 2027 में जो वास्तविक बोर्ड दीजिएगा उसमें भी कुछ देखने को मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पूरा देखिएगा। देखिए, कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्र त्रिज्या में क्या संबंध है। तो यह बराबर फार्मूला क्या होता है? यह बराबर फार्मूला होता है r/2। कौन सा यह बराबर r/2? आंसर क्या होगा? आंसर हमारा सी होगा। कलम का रंग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। दूसरा बताइएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? परावर्तन या अपवर्तन के 2 नियम हैं। कह रहा है 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखे गए वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो समानांतर है, समानांतर यानी थीटा बराबर कितना है? 0 है। जब भी कोई चीज़ समानांतर रहता है तो थीटा कितना करते हैं? 0 करते हैं। प्रतिबिंब की संख्या का फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा। तो 360 बटा 0 करेंगे, 0 किसे करते हैं? भाग देते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है? अनंत आता है। आंसर क्या होगा? अनंत होगा। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण में 3 आप याद रखिए। एटीएम में बैंक में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। एटीएम बैंक में स्ट्रीट लाइट यानी सड़क पर जो स्ट्रीट लाइट होता है उसमें होता है। एक गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। बाकी में सब अवतल दर्पण है। दाढ़ी वाला इसमें नहीं आ रहा है तो क्या होगा? उत्तल आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, काल्पनिक होता है। सीधा काल्पनिक वस्तु के बराबर होता है। काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है। उल्ट अगला देखिए, क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी मानी जाती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या समतल दर्पण की क्या होती है? अनंत होती है। अगला देखिए, कह रहा है प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। लंबवत आती है, समतल दर्पण है, इस पर लंबवत प्रकाश की किरण, यही अभिलंब है, इसी पर प्रकाश की किरण आ रही है। तो अभिलंब और परावर्तन कोण का मान, तो आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण होगा। तो आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है, अभिलंब ही है, तो बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, तो कितना कोण होगा? 0 डिग्री। कोई कितना कोण होगा? 0। समतल दर्पण के लिए वर्धन का मान कितना होता है? अब वर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब वस्तु दोनों बराबर ही बनता है। 5 मीटर का प्रतिबिंब है, 5 मीटर का वस्तु रहेगा तब भी 5 मीटर का प्रतिबिंब बनेगा, यानी काटेंगे तो आवर्धन कितना आएगा? +1 आएगा। सीधा बनता है, इसलिए +1। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। आप जानते हैं किसी भी हमारा दर्पण रहे उसमें सभी दूरियां पी से मापी जाती है। पी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण सूत्र कौन सा है? दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u दर्पण सूत्र है। और लेंस सूत्र माइनस आता है 1/v - 1/u, या इसको क्या कहते हैं? इसको लेंस सूत्र कहते हैं। तो दोनों अच्छे से याद रखें। दर्पण सूत्र प्लस होता है, लेंस सूत्र क्या होता है? माइनस में होता है। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है? अभी देखें, कौन सा देखें? समतल दर्पण में बराबर बनता है, काल्पनिक बनता है, जैसे आभासी भी कहते हैं। अगर आपको उत्तल दर्पण रहेगा तो छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है। इसमें छोटा बनता है और काल्पनिक बनता है, तो छोटा काल्पनिक बोल रहा है तो उत्तल दर्पण आंसर होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा बड़ा कभी, देखिए समतल दर्पण में बराबर बना, उत्तल दर्पण में छोटा बना, तो बड़ा किस में बनेगा? अवतल दर्पण जो बच गया उसी दर्पण में बड़ा बनेगा। देखिए, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। लेंस के आवर्धन, अगर दर्पण का आवर्धन पूछेगा, दर्पण का आवर्धन का मतलब यहाँ तो -v/u होता है, लेकिन लेंस में क्या होता है? +v/u। लेंस में आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है v/u होता है। तो v/u कहाँ है? v/u हमारा डी ऑप्शन में। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी इस प्रकार का होता है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ रखते हैं, इस प्रकार किरण जाती है, फैलता है। उसके बाद क्या होता है? एक प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं तो ये तो हमारा क्या होता है? ये हमारा फैलता हुआ दिखता है, इधर जाकर मिलता है, इसको सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, किस लेंस को अभी आप क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस जो किरण को फैला दे, वो किरण को फैलाता कौन सा है?
ये वाला लेंस, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्या है? अवतल लेंस। ढका हुआ लेंस है तो अवतल लेंस। अब सारे में किरण को फैलाना। कह रहा है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल की धनात्मक होती है, अवतल की क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तो सिनेमा के पर्दा पर सीधा प्रतिबिंब इस प्रकार बनता है, सीधा ही बनता है। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी होता है या काल्पनिक होता है? सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक होता है। लेंस के कितने वक्ता केंद्र है? तो लेंस, कोई भी लेंस होता है इसके 2 वक्ता केंद्र, 2 फोकस दूरी, F1 F2 होता है। वक्ता केंद्र भी होता है C1 C2, दोनों तरफ होगा C1 C2। तो कितना वक्ता केंद्र या कितना फोकस दूरी होगा? 2 फोकस होगा 2। लेंस के लेंस के कारण किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रा। अब ये बताएं आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट वस्तु की ऊंचाई। ऊंचाई को मीटर में मापते हैं। मान लीजिए मीटर बटा 5 मीटर बटा 5 मीटर आ गया, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, इसका मात्रक ही नहीं आएगा, तो इसको कह सकते हैं मात्रक विहीन होता है। आपको याद रखना आवर्धन और वर्तांक क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, आपको ध्यान रखना है। कह रहा है किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक होती है तो प्लस होता है जो उत्तल लेंस है, और अवतल लेंस का माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। कह रहा है लेंस की फोकस, मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस की वक्ता केंद्र भी 2 होता है, मुख्य फोकस भी कितना होता है? 2 ही होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस यूज किया जाता है? तो उत्तल लेंस। मानव नेत्र जो होता है इस प्रकार, यहाँ हमारा लगा होता है उत्तल लेंस। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? दहन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है कोई चीज़ को जलने में। भोजन के पाचन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि भोजन का पाचन के बाद ऊर्जा की प्राप्ति ऑक्सीजन माने ऑक्सीकरण और श्वसन द्वारा ही होती है। श्वसन में तो होगी। अब क्षेपण अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा? अवक्षेपण आंसर होगा। अगला देखिए। कह रहा है कौन द्वितीय स्थापन अभिक्रिया? द्वितीय स्थापन का मतलब विस्थापन कर रहे हैं। विस्थापन का मतलब जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है। देखिए ये फिर अधिक अभिक्रियाशील है, उसका स्थान लिया Cu का, इस बदल लिया अपना स्थान। देखिए तो ऐसा करता है तो क्या होता है? उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आंसर पहला हो जाएगा। जिंक से लोहे पर लेपित करने का नाम क्या है? जस्तीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? AgCl होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, सफ़ेद होता है। अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं का ऑक्साइड आपको याद रखना। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। याद करने का तरीका क्या है? आ से अधातु, आ से अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगला देखिए। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दरबार की सफ़ेदी के लिए किया जाता है? COH2 या क्या होता है? कली चूना या चूना जल होता है, चूना जल होता है। इसका उपयोग दीवार पर सफ़ेदी के लिए किया जाता है। अगला देखिए। अम्ल का pH 1 आप लोग जानते होंगे 7 से कम होता है। क्षार का pH 1 7 से अधिक होता है। और जो होता है उदासीन विलयन का pH 1 कितना होता है? उदासीन विलयन का pH 1 7 होता है। जिसके अंत में OH रहेगा हमेशा क्षार रहेगा, जिसके शुरू में H रहेगा वो हमेशा अम्ल होगा। जिसके अंत में OH रहेगा तो इसके अंत में OH है तो क्या होगा? क्षार होगा। अगला देखिए। कह रहा है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षार जब मिलता है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? लवण होगा। कह रहा है जस्ता को तनु HCl से अभिक्रिया कर रहा है, HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो बनता है कि ZnCl2 + H2 बनता है, माने H2 गैस निकलेगा। हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम केस में आपको जब भी कहेगा कौन सा गैस निकलता है तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। अगला देखिए। ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक क्या हो सकता है? तो ऑक्सीकारक उत्प्रेरक नहीं हो सकता। ऑक्सीकारक देखिए ऑक्सीजन जो ऑक्सीकारक है, इसका ऑक्सीजन का देखिए परमाणु संख्या 8 है, तो इसको 2 छो लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, छो त्याग नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए छो ज़्यादा है, तो जो कम रहता है वही काम होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने वाला ऑक्सीकारक होगा। आंसर कौन सा होगा? बी होगा। कह रहा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। अभी बताया भोजन के पाचन में ऑक्सीजन नहीं होगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा और पोषक तत्वों का अवशोषण भी नहीं होगा। अगला देखिए। कॉपर सल्फेट का रंग CuSO4 का रंग नीला होता है। आपको अच्छे से याद रखना है CuSO4 का रंग कैसा होता है? नीला होता है। निम्नलिखित में कौन सा गुण
अपकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो अपकारक ऑक्सीकारक कहेगा तो ऑक्सीजन, अपकारक कहेगा हाइड्रोजन H2S, हाइड्रोजन भी करता है H2S भी करता है। अगला देखिए, कह रहा है कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है किसी में तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कौन रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण क्रिया साथ साथ होती है। देखिए, इससे ऑक्सीजन हट रहा है तो ये क्या हो गया, अवकरण हो गया। इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीजन अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो गया तो ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। कह रहा है SO2 का विरंजक क्रिया SO2 को कौन सा गुण दिखाती है, SO2 है तो इसमें ऑक्सीजन भाग सकता है, यानी ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन निकल सकता है, अपकारक गुण दिखाता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, अपकारक SO2 का विरंजक जो होता है SO2 का कौन सा गुण दिखाता है, अपकारक गुण दिखाता है। ये क्या है, क्वेश्चन है, अभिक्रिया लिखा हुआ है, यहाँ अभिक्रिया लिखा हुआ है। अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 2HCl ऐसा करा है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकारक। देखिएगा यहाँ H2S है, Cl2 है, इसमें क्या है, मतलब इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, हाइड्रोजन को निकलने को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन जो ऑक्सीकरण कौन कर रहा है, तो Cl2 कर रहा है, तो ऑक्सीकारक हमारा क्या होगा, Cl2 हमारा ऑक्सीकारक होगा। Cl2 हमारा, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन को निकलने, इलेक्ट्रॉन को आने को ऑक्सीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन निकल रहा है, H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है, Cl2 के द्वारा, तो ऑक्सीकारक हमारा कौन होगा, Cl2 होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गैस का उपयोग ताज़ा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। आपको याद रखना है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग ताज़ा तेल को सुरक्षित रखने में किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है कम क्रियाशील गैस है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन। देखिए, इसमें आयन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ये दोनों बदल रहा है। देखिए, यहाँ आयन का आदान प्रदान हो रहा है, Ag NaCl के पास चल रहा है, AgCl बन गया है और उसके पास जा रहा है, तो इससे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म बनाने में किया जाता है, तो आपको याद रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल के अपघटन, विद्युत अपघटन से मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों का मोल का क्या होगा, H2O है तो 2 मोल H2 का होगा और 1 मोल क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा। 2 अनुपात क्या होगा, 1 होगा। निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। दहन माने क्या होता है, जिसमें अधिक मात्रा में उसमें एवं ऊर्जा निकलती हो। तो मोम का पिघलना, अधिक उबलता हुआ जल में अधिक में पेट्रोल जलेगा तो अधिक मात्रा में इसमें क्या, उसमें ऊर्जा निकलेगी। निम्नलिखित में कौन से, किसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है, इससे शराब बनाया जाता है। आज आपको याद रखना है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कह रहा है, शरीर का, मानव शरीर की कौन सी संरचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। वक्ष गुहा माने क्या होता है, वक्ष गुहा का मतलब देखिए यहाँ कह रहा है, थ्योरेटिकल कैविटी, ऊपर वाला और नीचे वाला एब्डोमिनल कैविटी मतलब खाने वाला, जो इसमें छोटी हाथ बड़ी हाथ आता है, इसमें क्या आता है, इसमें आता है हमारा लंग्सर आता है। तो किसके द्वारा अलग होता है, डायफ्राम द्वारा अलग होता है। डायफ्राम यहाँ एक संरचना होती है, मान लीजिए इस प्रकार यहाँ रचना होती है, ये डायफ्राम होता है, इसके ऊपर सब कुछ होता है, श्वसन आर्बला होता है, इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे छोटी हाथ बड़ी हाथ होती है। अगला देखिए, कह रहा है, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन और जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, आवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होती है, तो आवायवीय श्वसन आपको याद रखना है, कोशिका द्रव में होता है, जबकि वायवीय श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। पौधों में श्वसन जो होता है प्रत्येक भाग से हो सकता है, पत्तियों में हो सकता है, तना में हो सकता है, जड़ में हो सकता है, प्रत्येक भाग से हो सकता है। प्रत्येक भाग नहीं रहता तो सबसे उपयुक्त अंश क्या होता है, पत्ती होता है। निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। मानव श्वसन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, तो गिल्स मछली के श्वसन तंत्र का भाग है। श्वास नलिका, नासिका क्षेत्र, फेफड़ा सब मानव श्वसन तंत्र का भाग। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिड्डा एवं टेलटटा शोषण करता है, उसको ट्रैकिया बोलते हैं या श्वास नली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। जितने भी कीट पतंग है वो ट्रैकिया द्वारा श्वास लेते हैं, ग्रहण करते हैं।
कह रहा है मानव आहार नाल सबसे लंबा, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आपको याद रखना है छोटी हाथ 8 से 9 मीटर होता है। 8 से कितना होता है? 9 मीटर, यानी 25 फीट के आसपास होता है। आपको अच्छा से याद रखना है। बड़ी हाथ में इसमें भोजन का पाचन होता है, भोजन का जितना पाचन होता है इसमें होता है। अब बड़ी हाथ में पानी का अवशोषण होता है। बड़ी हाथ में क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है सभी बातों को। कह रहा है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन जो होता है स्टार्च के रूप में जमा होता है। कह रहा है द्वार कोश का गार्ड सेल की कौन सी दीवार मोटी होती है? तो भीतरी दीवार जो होती है अधिक मोटी होती है। इस प्रकार होती है, भीतरी दीवार जो होती है अधिक मोटी होती है, ठीक ना। यहाँ ऐसे करके होता है, तो भीतरी दीवार ज़्यादा मोटा होता है और बाहरी दीवार कम मोटा होता है। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? स्वपोषी माने जो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण द्वारा करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। सभी जीव तो नहीं, कवक नहीं, सभी हरे पौधे हमारा क्या है? स्वपोषी है। गोबर छत्ता यानी मशरूम में पोषण किस विधि द्वारा होता है? तो मृतोपजीवी पोषण होता है, मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करता है, सेप्रोफाइट बोलते हैं। कह रहा है मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। मनुष्य का शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। लेटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? तो पीपल में भी लेटेक्स चिपचिपा पदार्थ होता है पीला रंग का। पीला कनेर में पाया जाता है, बैरगन में पाया जाता है। इनमें सभी इसका आंसर होगा। अगले देखिए, बेर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो बेर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। अगला देखिए, मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। मूत्र जो होता है पीले रंग का होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। जब हमारा किडनी काम करना बंद कर देता है तो मनुष्य का जो रक्त शुद्धिकरण होता है वो एक मशीन द्वारा होता है जिसे डायलिसिस बोलते हैं। अगला देखिए, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको लेटेक्स कहते हैं। पौधों में पाया जाने वाला गोंदों का पीला दूधिया नहीं होगा, टेनिन नहीं होगा, रीजिन नहीं होगा, लेटेक्स नहीं होगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन समानता मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है? जल रहबे करेगा, यूरिया रहबे करेगा और सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट माने जो यूरिया में क्या होता है नाइट्रोजन की प्रतिशत ज़्यादा होते हैं, तो नाइट्रेट वाला भी कोई चीज़ रहेगा, सोडियम क्लोराइड नहीं रहेगा, सोडियम क्लोराइड नहीं रहेगा। अगला देखिए, कह रहा है मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको याद रखना यकृत होता है। इसे क्या कहते हैं? अग्नाशय को मिश्र ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय को मिश्र ग्रंथि कहा जाता है। पूछेगा मानव शरीर का मिश्र ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है? तो इसका नाम लाइपेज है। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ग्रहणी क्या होता है? ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम जो होता है छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है। DGI ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम 3 भाग होता है। छोटी आंत का तीनों भाग होता है। तो यह क्या? ड्यूडेनम जो है छोटी आंत का जो एक भाग है। छोटी आंत का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, कह रहा है अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से किस क्षेत्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो आपको याद रखना है गुलेट या ग्रास का क्षेत्र के द्वारा ग्रसनी जो होता है ग्रास नली से जुड़ी होती है। इसके साथ मेरा 70 के 70 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आपको सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। 2 नंबर 5 नंबर जो भी कहिएगा सबका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। यह जो 70 क्वेश्चन है बोर्ड में इसी प्रकार के क्वेश्चन आने की बहुत बड़ी संभावना होती है। इसलिए जो भी पेपर होता है एग्जाम 10th और 12th के लिए कन्फर्म बोलते हैं, जो भी एग्ज़ाम का पेपर होता है, जो भी त्रिमासिक होता है, अर्धवार्षिक होता है, 9 मंथ पर होता है, उस पेपर को अच्छे से आप संभाल कर रखिए। इस क्वेश्चन को करते जाइए। बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आपकी एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। आगे की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, हमसे जुड़िए। जो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, ताकि आपका तैयारी अच्छे से हम करा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।